हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है भूकंप व सुनामी। ये अध्याय 7 है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूकंप के बारे में डिस्कस करेंगे। सामान्य से अर्थों में अगर बात करें तो भूकंप किसे कहते हैं, तो भूपर पट्टी में परघाती तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपन या दोलन को भूकंप कहते हैं। तो भूकंप से तात्पर्य क्या है? भूपर पट्टी में परघाती तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपन या दोलन से है, जो स्थैतिक ऊर्जा के आकस्मिक रूप से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है, जिसमें आंतरिक ऊर्जा का तरंग गति के रूप में संचरण होता है। भूकंप के आने का जो कारण है, कई कारण है। भूकंप विज्ञान के अनुसार अगर बात करें तो भूकंप विज्ञान के क्रमिक विकास ने न केवल भूकंपों की उत्पत्ति, स्वरूप आदि पर प्रकाश डाला है, बल्कि भूगर्भिक शैलों की आंतरिक संरचना का भी पर्याप्त ज्ञान दिया है, इसके बारे में बताया है। वास्तव में भूकंप का प्रमुख वैज्ञानिक कारण शैलों की प्रतिरोधक क्षमता से अधिक आकस्मिक विक्षोभ का होना है। इस संबंध में अब तक जितने कारण प्रकाश में आए हैं, उनमें से निम्नलिखित जो है उल्लेखनीय है। पहला है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया के कारण भूकंप आता है। भूकंप के आने का जो प्रमुख कारण है वह है ज्वालामुखी उद्भेदन, ज्वालामुखी उत्पन्न। क्योंकि पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा और गैसों के निकलने से जो है आसपास की भूपर पट्टी पर जो है दबाव पड़ता है, वहां अगर बात करें तो कंपन उत्पन्न होता है। ज्वालामुखीय उद्गार या विस्फोट से धरातलीय चट्टानें टूट जाती हैं और सैकड़ों तथा हजारों किलोमीटर तक भूकंप का अनुभव किया जाता है। देखिए क्या होता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी में बहुत सारे गैस, तरल पदार्थ, जिसे मैग्मा कहते हैं, ये पृथ्वी के धरातल पर निकलने की चेष्टा करते हैं और निकलने के दौरान चट्टाने जो है इनको जो है मतलब कि अवरोध उत्पन्न करता है। इसी अवरोध के कारण जो है भूकंप आता है। ज्वालामुखी प्रदेशों में ज्वालामुखीय विस्फोट न होने पर भी भूकंप आते रहते हैं, जिसका कारण है भूगर्भ के पिघले पदार्थों का पूरी शक्ति से बाहर निकलने का प्रयास और ऊपरी कठोर चट्टानों के द्वारा उन पिघले पदार्थों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। जापान और फिलीपींस में ज्वालामुखी क्रिया के कारण निरंतर भूकंप उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे कि 1883 में क्रकाटाओ द्वीप पर आने वाला भयानक भूकंप 1883 में आया था। इसके बाद है भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया। भ्रंश एवं संपीड़न चट्टानों के विस्थापन के परिणाम स्वरूप होने वाली जो क्रियाएं हैं, देखिए क्षैतिज शक्तियां जो केंद्र से विपरीत दिशा में कार्य करती हैं, इनके प्रभाव से चटकन, भ्रंशन, भ्रंश घाटी, ब्लॉक पर्वत और रैंप घाटी इत्यादि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। याद रखिएगा। बात करें तो जब चट्टानों का दो विपरीत दिशा में वास्तविक विस्थापन होता है, जब चट्टान दो विपरीत दिशा में जो है वास्तविक विस्थापित होते हैं, तब उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। संपीड़नात्मक बल के कारण जब दो चट्टानों का केंद्र की ओर और विपरीत दिशा में संचलन होता है, तब वलन की क्रिया के फलस्वरूप व्युत्क्रम भ्रंश एवं वलन का निर्माण होता है। देखिए सभी बड़े भूकंपों में कहीं कहीं भ्रंश धरती की सतह पर दृष्टिगोचर होने लगते हैं। जैसे 1906 में सैन फ्रांसिस्को में आए भूकंप से धरती के ऊपर लगभग 800 किलोमीटर लंबी दरार यानी भ्रंश पड़ गई, जिसे सैन एंड्रियाज भ्रंश कहते हैं, सैन एंड्रियाज रिफ्ट कहते हैं। भ्रंश रेखाओं पर उत्पन्न होने वाले भूकंप वहीं आते हैं जहां की भूगर्भिक चट्टानें संतुलित नहीं हो पाई हैं। ऐसे भाग दुर्बल क्षेत्र, वीक जोन्स कहलाते हैं। देखिए विश्व के सभी नवीन पर्वत, जैसे कि हिमालय है, ये नवीन पर्वत का उदाहरण है। आल्पस है, रॉकी पर्वत है, एंडीज है, ये सभी नवीन पर्वतों के क्षेत्र हैं। और दुर्बल क्षेत्र के जो उदाहरण है, मतलब कि विश्व के सभी नवीन पर्वत क्षेत्र दुर्बल क्षेत्र के उदाहरण है और प्रमुख भूकंप क्षेत्र बने हुए हैं। जो भी नवीन पर्वत क्षेत्र है ये दुर्बल क्षेत्र है और यहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इसके बाद समस्थितिक समायोजन या भू संतुलन। समस्थैतिकी वह शक्ति अथवा प्रक्रिया है जो घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर विभिन्न ऊंचावचीय दशाओं के बीच स्थैतिक साम्यावस्था या भू संतुलन का कारण होता है।
यह गुरुत्वाकर्षण एवं उत्प्लावन बल का प्रतिफल है। भूपरपट्टी पर अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियों के प्रभाव को ये संतुलित करती हैं। अंतर्जात यानी अंदर के फोर्स को, और बहिर्जात यानी बाहर से जो शक्ति कार्य करती है, इन दोनों के प्रभावों को ये संतुलित करती है और क्रस्ट में स्थैतिक संतुलन कायम रहता है। भू पदार्थों का पुनर्वितरण क्रस्ट के द्रव्यमान भार में अंतर उत्पन्न करता है, जिसे समस्थैतिकी क्रियाएं ही संतुलित करती हैं। संतुलन की स्थिति प्राप्त होने के दौरान भूकंप की उत्पत्ति होती है, जैसे हिंदुकुश 1948, कनाडा 1905 का भूकंप इसी श्रेणी का भूकंप था। इसके बाद है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इसके बारे में अगर बात करें तो एक प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेता है जिनका नाम है प्रोफेसर एच.एफ. रीड। एच.एफ. रीड 1906। इनके अनुसार भूगर्भिक चट्टानें लचीली इलास्टिक होती हैं, इनमें जो है लचीलापन होता है, यानी रबर के समान उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। जब कभी अंतर्जात बल वहां सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो उनमें दबाव उत्पन्न होता है और दबाव पड़ने पर चट्टानें अपने लचीले स्वभाव के कारण उसे सहन करती रहती हैं। एक सीमा के बाद वे अधिक दबाव सहन करने में असमर्थ हो जाती है और दबाव सहन करने की अंतिम सीमा क्रांतिक सीमा कहलाती है, क्रिटिकल लिमिट कहलाती है। इससे अधिक दबाव पड़ने पर चट्टानें खंडित हो जाती हैं तथा स्थैतिक ऊर्जा मुक्त होकर गतिकीय ऊर्जा एवं दोलन उत्पन्न करती हैं। ये भूकंप याद रखिएगा अत्यंत घातक होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा भयानक होते हैं और इनकी बारंबारता भी उच्च होती है। ये कम गहराई के भूकंप होते हैं। जिस प्रकार रबर टूटकर पुनश्चलन करता है, उसी प्रकार चट्टानें भी खंडित होकर टूटकर गठित होती हैं और यह सिद्धांत संरक्षित सीमा के भूकंप की भी व्याख्या करता है तथा इसका अनुप्रयोग जलाशय प्रेरित भूकंप की व्याख्या में भी समुचित है। इसके बाद है प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तन की। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के माध्यम से भूकंपों के उत्पन्न होने की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या संभव है। यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से भूकंप के उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है, इसकी व्याख्या की जा सकती है और सामान्यतः रचनात्मक प्लेट के किनारों, जो रचनात्मक प्लेट किनारे, इनके सहारे कम गहराई पर स्थित भूकंप मूल, जिसे फोकस कहते हैं, साधारणतः परिणाम वाले भूकंप आते हैं। इन भूकंपों के भूकंप मूल प्राय 25 से 35 किलोमीटर के गहराई पर स्थित होते हैं। विनाशी प्लेट किनारों के सहारे गहरे भूकंप मूल वाले तथा अधिक परिणाम वाले विध्वंसक भूकंप आते हैं। यहाँ पर दो प्लेटों के टकराव के कारण होने वाली पर्वत निर्माण, भ्रंशण तथा विस्फोटक ज्वालामुखी की घटनाओं के कारण भूकंप आते हैं। इनका भूकंप मूल 700 किलोमीटर की गहराई तक होता है। संरक्षित सीमा पर दो प्लेट स्थलीय या सागरीय एक दूसरे के समानांतर एवं विपरीत दिशा में संचरण करती हैं। भूकंपों की उत्पत्ति संरक्षित प्लेटों से उत्पन्न रूपांतरण भ्रंशों के कारण होती है। भूकंप उत्पत्ति के जो अन्य कारण है, भूकंप उत्पन्न होने के अन्य के जो है गौण कारण है, सेकेंडरी कारण है, जिनका प्रभाव स्थानीय रूप से देखा जाता है। जैसे पहला है, किसी नदी पर बांध बनाकर जलाशय में जल एकत्रित करने के कारण जल के भार से जलाशय के तल पर जो जलाशय का जो सरफेस होता है, ये जो सरफेस होगा, इस पर दबाव काफी पड़ता है। जब मान लीजिए ये नदी है, यहाँ पे बांध बना दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इस एरिया में पानी इकट्ठा होने लगेगा और जो जलाशय का जो तल है, जो निचला सतह है, यहाँ पे भार का जो दबाव है, काफी जो प्रेशर है पड़ने लगेगा। इससे चट्टानों में विक्षोभ उत्पन्न होगा और स्थानीय स्तर पर कह सकते हैं कि भूकंप आते हैं और इसी से मतलब कि जो है भूकंप आ सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1967 में कोलोराडो नदी पर निर्मित बांध के कारण और भारत में 1975 ईस्वी में आया कोयना भूकंप इसी प्रकार के भूकंप के उदाहरण है, जलाशय के बांध के कारण। मलैड जैसे कुछ विद्वानों का कहना है कि जब समुद्र का जल समुद्र नीतल में पड़ी दरारों से होकर भूगर्भ में पहुंचता है तो वहां तुरंत भाप में बदल जाता है और वह बाहर आने के प्रयास में ऊपर के चट्टानों को तीव्र धक्का देता है, जिससे भयंकर भूकंप उत्पन्न हो जाता है। और प्रायः देखा गया है कि अधिकतर भूकंपों के केंद्र पृथ्वी के गर्भ में होता है। इस कथन की सत्यता पर विश्वास किया जा सकता है।
तीसरा कारण है कुछ लघु और प्रभावकारी भूकंप, समुद्र तटीय भागों में शिलाखंडों के टूटने, गुफाओं के धंसने और पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन, हिमस्खलन और मृदा स्थानांतरण से भी उत्पन्न होते हैं। अनेक मानवीय क्रियाओं से भी लघु और कृत्रिम छोटा मोटा जो है भूकंप आते रहते हैं, इनकी उत्पत्ति होती रहती है। खनन क्रियाओं के माध्यम से, सुरंग बनाने के दौरान, विस्फोट करने से, रेल इंजनों और भारी वाहनों, विशाल कारखानों की मशीनों इत्यादि के द्वारा भी स्थानीय स्तर पर जो है भूकंप का अनुभव किए जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़े तो देखिए, भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की जो मात्रा है इसमें वृद्धि हो जाती है। जब भूकंप आएगा तो जो वायुमंडल में रेडॉन गैस है इनकी मात्रा में, इनके मतलब कि कह सकते हैं जो रेडॉन गैस है इनकी मात्रा में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाता है। इस गैस की मात्रा में वृद्धि का होना ही उस क्षेत्र विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। जिस स्थान से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि जो भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं जिस स्थान से उत्पन्न होती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, तो भूकंप मूल कहते हैं। जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र, एपिक सेंटर कहते हैं। तो भूकंपीय तरंगे जहां सबसे पहले उत्पन्न होती हैं भूकंप मूल कहलाता है, और जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव होता है या अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप मूल तथा जो अधिक केंद्र है आप देख सकते हैं, यह है आपका फोकस, भूकंप केंद्र फोकस, और ये आपका एपिक सेंटर जहां पे क्या होता है, यहां पे आपको जो है मतलब कि भूकंपीय लहरों का अनुभव होगा भूकंप अधिक केंद्र के पास। और जो भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं कहां पर होती हैं, जिस स्थान पर उत्पन्न होती हैं उसको भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं। भूकंप के प्रकार, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार अगर बात करें तो भूकंप के प्रकार हैं जैसे छिछले केंद्र वाले भूकंप, इनकी गहराई 0 से 35 किलोमीटर। मध्य केंद्र वाले जो भूकंप है इनकी गहराई जो है 35 से 75 या 100 किलोमीटर तक हो सकती है। गहरा केंद्र वाले जो भूकंप हैं इनकी गहराई 100 से 350 किलोमीटर, और पतालीय केंद्र वाले जो भूकंप हैं इनकी जो गहराई है 350 से 700 किलोमीटर के बीच है। इसके बाद भूकंपीय तरंगों के बारे में अगर बात करें तो भूकंप के समय जो ऊर्जा भूकंप मूल से निकलती है, फोकस से निकलती है, उसे इलास्टिक एनर्जी कहते हैं, प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। भूकंप के दौरान कई प्रकार के भूकंपीय तरंगे, याद रखिएगा, भूकंप के दौरान कई प्रकार के भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं जिन्हें 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। प्राथमिक, पहला है प्राथमिक या लंबवत तरंगे, और इन्हें पी तरंगे भी कहा जाता है। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। प्राथमिक तरंगे या लंबवत तरंगे, प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स है इसे पी तरंग भी कहा जाता है। ये अनुदैर्ध्य, याद रखिए, ये अनुदैर्ध्य तरंगे और ध्वनि तरंगों के तरफ चलती है। ये क्या है, ये किस प्रकार की तरंग है, ये इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं, एवं ये ध्वनि तरंगों के समान चलती है। तीनों भूकंपीय लहरों में सर्वाधिक तीव्र गति से पी तरंगों की गति होती है। यानी जो एस तरंगे हैं या एस तरंगे हैं जो, या सरफेस जो वेव है जैसे जो धरातलीय तरंगे या जो एल तरंगे हैं, इनसे कहीं ज्यादा इनकी जो गति होती है किसकी होती है, सर्वाधिक भूकंपीय लहरों में जो सर्वाधिक तीव्र गति होती है वो पी तरंगों की होती है। तो पी तरंग को प्राथमिक तरंग या लंबवत तरंग कहते हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और ध्वनि तरंगों की तरह ये चलती हैं, ठीक है, और इसकी तीव्रता अन्य तीनों भूकंपीय लहरों से काफी ज्यादा होती है। यह ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती है, ठोस और लिक्विड में भी ये गमन कर सकती है, परंतु ठोस के तुलना में तरल माध्यम में इसकी गति मंद हो जाती है। ठोस में इसका चाल ज्यादा होता है, तरल में कम हो जाता है। इस तरंगों की तुलना में पी तरंगों की गति 66% अधिक होती है। अनुप्रस्थ या गौण तरंगे, अनुप्रस्थ या गौण तरंगे, इसको एस तरंग भी कहते हैं। ये प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती है। ये सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है, सॉलिड में ही चल सकती है, तरल में नहीं। तरल माध्यम में प्रायः ये लुप्त हो जाती है क्योंकि ये पृथ्वी के कोर से, याद रखिएगा, पृथ्वी के अगर बात करें तो देखिए पृथ्वी के कोर से जो है ये क्या होता है, पृथ्वी के कोर से ये गुजर नहीं पाती हैं। अतः इस तरंगों के इस व्यवहार से पृथ्वी के कोर के, इस तरंगों के इस
व्यवहार से पृथ्वी के कोर के तरल होने के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। पी तरंगों की तुलना में इसकी गति 40% कम होती है। यहां पे आप देख सकते हैं। तो देखिए, यह है आपका ठोस आंतरिक कोर, यह है द्रव बाह्य कोर, और यह है आपका पी तरंग छाया क्षेत्र। यह है आपका पी तरंग भूकंपीय प्रघात के 11.8 मिनट बाद भूकंप मतलब 11.8 मिनट बाद पहुंचती है। ये पी यहाँ पे जो है ठोस अवस्था में पी और एस है, ठीक है, सरफेस पे पहुंचते हैं। और जो एल तरंगे हैं ये काफी नजदीक के साथ जो है धरातल पर आता है। और यह पी तरंग छाया क्षेत्र है। ये जो है एस तरंग कोर में प्रवेश नहीं करती है। जो एस तरंग होता है कोर में नहीं आता है। पी तरंगे कोर में धीमी गति से गुजरती हैं, ठीक है, तीव्र गति से नहीं, मतलब कि धीमे गति से। और जो प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें तो पी तरंगे का यहाँ पे जो है इस एरिया में पी तरंगों का अभाव होता है, ठीक है। क्रोड से होकर पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के अनुभव होने के 21 मिनट बाद पहुंचती है, तो याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद तीसरा है धरातलीय तरंगे, सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स। इन्हें एल तरंग भी कहा जाता है। धरातलीय तरंगों को एल तरंग भी कहा जाता है। और ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है, पृथ्वी के सरफेस को ज्यादा जो है ये प्रभावित करती है। ये अत्यधिक प्रभावशाली तरंगे हैं और सबसे लंबा मार्ग ये तय करती हैं, इसीलिए इनकी गति अत्यंत धीमी होती है और ये सबसे बाद में पहुंचती हैं। परंतु धरातल पर इनका प्रभाव जो होता है सर्वाधिक और विनाशकारी होता है, सर्वाधिक घातक होता है, विनाशकारी होता है। सामान्यतः अगर बात करें तो पी और एस लहरें युग्म में चलती है, साथ साथ चलती हैं। पी एस तरंग युग्मों की गति सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। और कुछ विद्वानों ने भूकंपीय लहरों के अन्य युग्मों का भी पता लगाया, जिसमें पीजी एसजी की गति सर्वाधिक कम होती है, जबकि पी स्टार एस स्टार की गति उन दोनों के बीच होती है। इन तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद है सिस्मोग्राफ यानी भूकंप लेखी। भूकंप लेखी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जिस संवेदनशील यंत्रों के द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता है किसके माध्यम से मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ के माध्यम से। और इसके 3 स्केल हैं, रॉसी फिरल स्केल। रॉसी फिरल, देखिए यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे गए। तो रॉसी फिरल जो स्केल है इसके मापक 1 से 11 रखे गए हैं। और दूसरा है मर्केली स्केल, यह अनुभव आधारित पैमाना है और इसके जो मापक हैं वो 1 से 12 तक रखे गए हैं। तीसरा है रिक्टर स्केल, यह गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है। और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई के तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता जो है व्यक्त करता है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं पी तरंगे किस तरह से जो है अपना एक्टिविटी दिखाता है। पहुंचने का जो समय पी तरंगों का, इसके बाद एस तरंगे और इसके बाद धरातलीय तरंगे यानी जो है एल वेव। भूकंपीय छाया क्षेत्र जो है शैडो जो जोन है, इसके बारे में देख लेते हैं। भूकंप लेखी यंत्र यानी सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाले दूर जगहों से या दूर बिंदुओं से आने वाले भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है। परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र है, जहां पी और एस दोनों ही तरंगे अभिलेखित नहीं होती है। जबकि भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही अंकित करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। देखिए, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा या भूकंप समघात रेखा कहते हैं। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन या समभूकंप रेखा कहलाती है। भूकंप का भौगोलिक वितरण जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, भूकंप का जो भौगोलिक वितरण है, विश्व में भूकंपों का जो वितरण है उन्हीं क्षेत्रों में या उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित है जो भूगर्भिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर
तथा अव्यवस्थित हैं। भूकंप के ऐसे क्षेत्र सामान्यतः निम्न दो विवर्तनिकी घटनाओं से संबंधित है। पहला प्लेट के किनारों के व्यवहार और दूसरा भ्रंशों का स्वरूप। विश्व में भूकंप की कुछ विस्तृत पेटियां हैं जो कि इस प्रकार है। पहला प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, और यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है। कौन? याद रखिएगा, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। यहां पर संपूर्ण विश्व के 63% भूकंप आते हैं और इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्र स्थित हैं। यहां भूकंप का सीधा संबंध प्लेटीय अभिसरण, भूपर पट्टी के चट्टानी संस्तरों में भ्रंशन और ज्वालामुखी सक्रियता से है। इसके बाद है मध्य महाद्वीपीय पेटी। इस पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं। यह प्लेटीय अभिसरण का क्षेत्र है। इसमें आने वाले अधिकांश भूकंप संतुलन मूलक तथा भ्रंश मूलक हैं। यह मेखला केप वर्डे से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को पार करके आल्प्स, कॉकेसस, हिमालय जैसी नवीन पर्वत श्रेणियों से होते हुए दक्षिणी की ओर या दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिण पूर्वी द्वीपों में जाकर प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पेटी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। यहां पे आप देख सकते हैं इस फिगर को एक बार। यह है आपका विश्व के प्रमुख भूकंप क्षेत्र। विश्व के प्रमुख भूकंप क्षेत्र हैं तो मैप में दिखाया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं इस पूरी मैप को। देखिए, इस तरह के जो डॉट डॉट एरिया है, ये वाला इस तरह का, यह है परिप्रशांत मेखला, और इस तरह का जो एरिया है, ये वाला जो कम छायांकित जो किया गया है, ये है आपका मध्य अटलांटिक मेखला, और ये वाला जो एरिया है जो डार्क इस तरह से किया गया है वह है मध्य महाद्वीपीय मेखला, और जो नेक्स्ट है मतलब कि वो है अन्य, इस टाइप का। अन्य में आप देख सकते हैं बाकी जो है अन्य है। अगर बात करें तो देखिए, मध्य अटलांटिक पेटी के बारे में अगर बात करें तो मिड अटलांटिक बेल्ट, यह मध्य अटलांटिक कटक में स्पीटबर्जन तथा आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप दक्षिण तक जो है विस्तृत है। इनमें सर्वाधिक भूकंप जो है भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, और सामान्यतः इस पेटी में कम तीव्रता के भूकंप आते हैं और इनका संबंध प्लेटों के अपसरण और रूपांतरण भ्रंशों से है। अन्य क्षेत्र है इसमें पूर्वी अफ्रीका के लंबी भूभ्रंश घाटी, अदन की खाड़ी से अरब सागर तक का क्षेत्र और हिंद महासागर के भूकंपीय पेटी सम्मिलित की जाती हैं। इसके बाद सुनामी के बारे में बात करेंगे। सुनामी क्या है? सुनामी एक जापानी वर्ड है, जापानी शब्द है, जो मतलब कि इस जापानी शब्द को अगर तोड़ के देखेंगे तो सु का मतलब होता है तीव्र तरंग, और नामी का अर्थ होता है बंदरगाह, यानी वह समुद्री तरंग जो बंदरगाह को प्रभावित करे सुनामी कहलाता है। सुनामी एक दीर्घ तरंग है जो समुद्र तल के समानांतर विशाल तरंगे जो है या विशाल तरंगों के रूप में यह संचरित होती है, जिसकी तरंग आवृत्ति एवं तरंग आयाम में तट की ओर निरंतर वृद्धि होती है। सुनामी लहरों के साथ जल की गति संपूर्ण गहराई तक होती है, इसीलिए अधिक प्रलयकारी होती है, विनाशकारी होती है। सुनामी का तरंग दैर्ध्य 160 किलोमीटर तक देखा गया है, और साथ ही इनकी गति अत्यधिक होती है जो कभी कभी 650 किलोमीटर प्रति घंटा भी देखी गई है। खुले सागरों में इन तरंगों की ऊंचाई अधिकतम 1 मीटर की होती है, परंतु जब ये तटवर्ती उथले जल क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो इनकी ऊंचाई में अचानक असामान्य वृद्धि हो जाती है, जिससे बहुत कम समय में भी भीषण विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे संवेदनशील स्थिति में है। महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में ये सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर के तल के नीचे उत्पन्न सुनामी लहरें भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट के नीचे क्षेपण का परिणाम थी। तो भारतीय प्लेट बर्मी प्लेट के नीचे क्षेपण का जो है यह परिणाम थी, इसको ध्यान में रखिएगा। इस भूकंप की तीव्रता जो था रिक्टर स्केल पर 8.9 थी, जिसके कारण प्रलयकारी सुनामी लहरों की उत्पत्ति हुई। इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और भारत सहित कुल 11 देश इन लहरों के चपेट में आ गए। भारत में तमिलनाडु का नागपट्टनम जिला इस सुनामी से सबसे ज्यादा प्रभावित था। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 11 मार्च 2011 को आए सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी लहरें उठने से भारी विनाश हुआ।
रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 9.0 थी। भूकंप का केंद्र जापान के मियागी प्रांत की राजधानी सेंदाई से 130 किलोमीटर पूर्व में और जापान की राजधानी टोक्यो से 373 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में समुद्र तल से 24.4 किलोमीटर की गहराई में था। जापान में भूकंप और सुनामी के कारण फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र में विस्फोट से रेडियोधर्मी रिसाव होने लगा और यह यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु हादसे के बाद का सबसे भयानक हादसा माना गया। परमाणु रेडिएशन की शक्ति मापने की जो इकाई है इसको रेम्स कहते हैं। रेम्स के द्वारा परमाणु रेडिएशन की शक्ति मापी जाती है। इसके पैमाने पर रेडिएशन का स्तर 7 था। फुकुशिमा दाइची संयंत्र में 14 मार्च 2011 को हाइड्रोजन विस्फोट भी हुआ, जिस कारण विश्व इतिहास में पहली बार जापान ने परमाणु आपातकाल की घोषणा की। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण जापान भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील राष्ट्र है और यह प्रशांत महासागरीय प्लेट और जापान सागर प्लेट के अभिसरण क्षेत्र में स्थित है, जिसे यहां ज्वालामुखी और भूकंप की घटना सामान्य सी बात है। डार्ट क्या है? डार्ट का मतलब डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। डार्ट क्या है याद रखिएगा, यह एक विशेष तकनीक है जिसके माध्यम से सुनामी का पता लगाने के बाद उचित जगहों पर तत्काल सूचनाएं भेजी जाती है, इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड किया जाता है। डार्ट के दो प्रमुख हिस्से होते हैं, एक होता है सुनामीटर, दूसरा सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण। सुनामीटर से समुद्र तल में आए भूकंप की तीव्रता की जानकारी मिलती है, जबकि सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण के माध्यम से सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में खतरे की चेतावनी दी जाती है। सुनामी वार्निंग सेंटर से ये दोनों यंत्र एक विशेष नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे ही समुद्र के अंदर कंपन होता है, तरंगों की सूचनाएं तत्काल सुनामी वार्निंग सेंटर को प्राप्त हो जाती है। चूंकि यह केंद्र उपग्रह से जुड़ा होता है, इसीलिए पूरी दुनिया को तत्काल इस भयानक हलचल की जानकारी मिल जाती है। वर्तमान समय में सुनामी के चेतावनी तंत्र घटना के 8 घंटे पहले इसकी सूचना देते हैं। इस संबंध में वैज्ञानिक विश्व के 14 देशों में कॉस्मिक रे डिटेक्टर्स स्थापित करने की दिशा में सक्रिय हैं। इनमें सुनामी संबंधी आपदा के संबंध में 20 से 24 घंटे पहले चेतावनी दी जा सकती है। भारत में तटीय इलाकों में सुनामी की पूर्व सूचना देने के लिए उन्नत एक्सपर्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ADSS विकसित किया गया है। ADSS याद रखिएगा। यह प्रणाली उत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकी, दृश्य, भू अंतरिक्ष और दूर संवेदी प्रौद्योगिकियों पर आधारित है। इसमें भूकंप केंद्रों, बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर तथा ज्वार भाटा के चेतावनी केंद्रों के नेटवर्क को शामिल किया गया है। इससे सुनामी की निगरानी के साथ साथ भूकंपों की पहचान भी की जा सकेगी तथा संबंधित सरकारी विभागों और सुनामी से प्रभावित होने वाले समुदायों को सलाह भी दी जा सकेगी। अक्टूबर 2007 से ही भारत ने विश्व के सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी है। इस प्रणाली से मिलने वाली जानकारी भारत पड़ोसी देशों को भी उपलब्ध कराएगा। यह प्रणाली भूकंप की तीव्रता, गहराई और केंद्र बताएगी। हिंद महासागर में हर तरह की भूकंपीय हलचल का मात्र 20 मिनट में आकलन कर निकटवर्ती क्षेत्रों में सूचना उपलब्ध कराना संभव हो पाएगा। यह प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है, हैदराबाद में स्थापित की गई है। यह सूचना केंद्र कहां पर है? हैदराबाद में INCOIS हैदराबाद में। भारत के भूकंपीय क्षेत्र व आपदा प्रबंधन। हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में अगर बात करें तो हिमालय का पर्वतीय भाग और उत्तर का मैदानी भाग भूकंप के दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट के, याद रखिएगा, अगर बात करें तो यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट निरंतर क्षेपित हो रही है। इसीलिए यह भाग भू संतुलन के दृष्टि से काफी अस्थिर है और यहां पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। पिछली एक सदी में इस क्षेत्र में अनेक बड़े भूकंप आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो मतलब कि पिछली एक सदी में इस क्षेत्र में अनेकों बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिनमें असोम, कांगड़ा, बिहार और नेपाल, उत्तरकाशी में आए भूकंप शामिल किए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो उत्तरी मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र पंचनद के मैदान में हिमालय क्षेत्र से संलग्न होने के कारण भयंकर भूकंप की आशंका बनी रहती है। यहां पर संवेदनात्मक भूकंप आते हैं जो हिमालय क्षेत्र में अनुभव किए गए हैं। भूकंपों के प्रभाव स्वरूप है
गंगा के मैदान में सतह से हजारों मीटर गहराई पर प्राप्त 4 महत्वपूर्ण भ्रंश का पता चला है। ये भ्रंश पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा में मुरादाबाद, लखनऊ, पटना और दुबरी के निकट अवस्थित है। इन भ्रंशों की उपस्थिति के कारण यहाँ अतीत में भूकंप आते रहते हैं और आगे भी आने की आशंका है। इस मैदानी भाग में भू संतुलन मूलक भूकंप भी उत्पन्न होते हैं और वे कम प्रभावकारी होते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे भूकंपों का अनुभव किया जाता है। इसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत। हाल के वर्षों में दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सामान्यतः भूगर्भीय रूप से स्थिर समझा जाता रहा है एवं भूकंप के कम संभावित प्रदेशों के अंतर्गत आता है, वहां भी विनाशकारी भूकंप आए हैं। 1993 में महाराष्ट्र के लातूर भूकंप का उदाहरण लिया जा सकता है। लातूर में इससे प्रायद्वीपीय पठार के भूगर्भीय स्थिरता की अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जब अगर बात करें, यह माना जाने लगा कि भारत का कोई भी प्रदेश भूकंप रहित नहीं है, क्योंकि भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकाव के कारण उससे उत्पन्न दबाव या दबाव जनित बल से पठारी भागों के आंतरिक भागों में ऊर्जा तरंगों का प्रभाव बढ़ता है। जब यह ऊर्जा बाहर विमुक्त होने का प्रयास करती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो भारतीय प्लेट में भ्रंश निर्माण की स्थितियां बनती हैं। यही कारण है कि भूगर्भिक रूप से स्थिर मानी जाने वाले भारतीय प्लेट में भी अनेक भ्रंश उत्पन्न हो गए हैं और इन क्षेत्रों में बड़े भूकंप आने की आशंका बनी रहती है। 2001 में कच्छ के भू क्षेत्र में आए भूकंप का मुख्य कारण इसका सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र जोन 5 में बसा होना है और साथ ही इस क्षेत्र में माइक्रो प्लेटों के अंतराप्लेटीय गतिविधियों के कारण दबाव जनित बल उत्पन्न होता रहता है। भ्रंश क्षेत्र में बसे होने से और भारतीय प्लेट के उत्तरी खिसकाव के कारण भ्रंशों में फैलाव होने से यहाँ अत्यधिक विनाशकारी भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 थी। भूकंप के जो प्रवण क्षेत्र है, भारत के भूकंप जो प्रवण क्षेत्र है, इसके बारे में देख लेते हैं। भूकंपों की प्रबलता के आधार पर भारतीय मानक संस्थान और मौसम विज्ञान विभाग ने भारत के मानचित्र, जिसमें भूकंपीय क्षेत्रों को दर्शाया गया, प्रकाशित की है। नीचे दिया गया जो चित्र है संशोधित मर्केली मापक के आधार पर भूकंप के 4 क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। क्षेत्र 2 प्रबल, याद रखिए, क्षेत्र 2 प्रबलता 6 प्रबल, क्षेत्र 3 प्रबलता 7 अत्यधिक प्रबल है और क्षेत्र जो 4 प्रबलता है 8 विनाशकारी है और क्षेत्र 5 जो प्रबलता है 8 से भी अधिक है, अनर्थकारी यानी आपदाकारी है। तो क्षेत्र 2, 3, 4, 5 याद रखिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि भूकंप जो प्रवण क्षेत्र है भारत के कौन कौन से क्षेत्र, क्षेत्र 1 का जो एरिया है कौन कौन सा है। तो देखिए, अगर बात किया जाए तो क्षेत्र 1 का जो एरिया है वो कौन कौन सा है। ये आपका जो एरिया है वो है ये वाला, ये भूकंप 1 जोन के अंतर्गत आता है, क्षेत्र 1 के अंतर्गत आता है ये सभी एरिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसके बाद क्षेत्र 2 के जो अंतर्गत आता है वो ये वाला एरिया आता है, ये सभी, ठीक है, ये सभी जो एरिया है ये भूकंप या क्षेत्र 2 के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्र 3 के अंतर्गत ये वाला एरिया आता है जो इस तरह का डॉट डॉट है, ये वाला, ये सभी, ये वाला, ये सभी एरिया। और जो आपका क्षेत्र 4 के अंतर्गत आता है वो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये सभी हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। और क्षेत्र 5 उससे भी कहीं ज्यादा यहाँ पे भूकंप आता है, वो कौन सी एरिया है भूकंप 5 का, बताइए। तो देखिए, सॉरी, ये भूकंप 5 का एरिया है जो हिमालयी क्षेत्र है और ये 4 है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहां पे आप संकेत को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है आपका, ये जो एरिया है ये भूकंप जोन, यानी जोन किसका है, ये आपका क्षेत्र जो 4 है ये बताइए। और ये जो क्षेत्र 5 है इसको भी आप देख सकते हैं, ये क्षेत्र 4 है। मानवीय गतिविधियों के कारण भी भारत में कई बार भूकंप आ जाते हैं। बड़े बांध समस्थितिजनक या संतुलन मूलक बल उत्पन्न करते हैं, जिनसे जल संग्रहण क्षेत्र में या उनके आसपास भूकंप आने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। 1967 में महाराष्ट्र के कोयना में आया भूकंप इसका उत्तम उदाहरण है। कई बार परमाणु परीक्षण के कारण भी भूकंप आते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण करते समय चट्टानी संरचना का ध्यान नहीं रखने के कारण भी भूस्खलन और भूस्खलन के कारण भूकंप की घटनाएं बढ़ती हैं या बढ़ गई हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भूकंप और सुनामी से संबंधित जो पूर्व चेतावनी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बंगलुरु के प्रोफेसर विनोद कुमार गौड़ का यह सुझाव रहा है कि सभी भूकंपीय संभावना वाले क्षेत्रों में आपदा का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में भूमि उपयोग और विविध तरह के निर्माण कार्यों में भूकंप की आशंका और उसके खतरे को कम करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाना या नियोजन करना अपेक्षित है। जन जागरूकता और शैक्षणिक अभियानों के द्वारा भूकंप के प्रति लोगों को सचेत किया जा सकता है। अग्रिम चेतावनी के द्वारा सघन क्षेत्रों में या सघन क्षेत्रों को तुरंत खाली कराया जा सकता है और यातायात, संचार और शक्ति प्रणालियों को बंद किया जा सकता है। भूकंप विज्ञान में सेंसर डिजाइनिंग, टेलीमेट्री, ऑनलाइन कंप्यूटिंग एवं बेहतर संचार जैसी नवीन तकनीकों का वैज्ञानिक उपयोग करके भूकंप से होने वाली जान माल की हानि को कम किया जा सकता है। देश में ऐसे कोई प्रणाली नहीं है जिसके आधार पर भूकंप की पूर्व सूचना मिल सके, परंतु अब कुछ शोधों से भूकंप आने से पूर्व की स्थिति का आकलन करना संभव हो रहा है। हल्के झटकों वाले भूकंप को सिस्मोफोन या माइक्रोफोन एवं अन्य उपकरणों से मापा जा सकता है। ऑटोनोमस वाटर लेवल रिकॉर्डर हर 15 मिनट के अंतराल में टेलीमेट्री नेटवर्किंग के माध्यम से पानी में होने वाली हलचल की जानकारी इंटरनेट पर दर्शाएगा, जिसके आधार पर भूवैज्ञानिक भूकंप के भविष्यवाणी को संभव मान रहे हैं। इसके अध्ययन के द्वारा 1 से 3 घंटे पहले भूकंप की सूचना मिलना संभव हो सकेगा। वर्तमान समय में हिमालय क्षेत्र के भूगर्भिक संरचना और प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के संबंध में पर्याप्त जानकारी हासिल हो चुकी है और भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हुई है। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के दिशा निर्देशों ने क्या किया? दिशा निर्देशों में भूकंपीय मानचित्रों को अद्यतन बनाने का प्रयास किया। मानचित्र में भारत में भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों के निर्धारण में अधिक परिशुद्धता लाने के लिए पहले से उपलब्ध भूगर्भिक और विवर्तनिकी आंकड़ों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन शीर्ष निकाय के रूप में किया गया, जो भूकंप समेत विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए तत्कालीन और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।